Now we discuss expert system. Now we discuss expert system. Expert system. एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो हम एक्सपर्ट सिस्टम में डेफिनेशन या एक्सपर्ट सिस्टम है क्या वो डिस्कस करेंगे. देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम जब हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स, अगर हम कहें कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, तो बिल्कुल सही होगा. जैसे वॉइस मिमिक्री करना, वॉइस को रिकॉग्निशन करना, सिंथेसाइजर्स हैं, ये सभी हमारे एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं. तो वी कैन से कि एक्सपर्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर solution for problems like human experts. सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है ये आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड है, जो मैंने अभी बोला भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बेस्ड है ये. तो एक्सपर्ट सिस्टम आर बेस्ड ऑन artificial intelligence systems. एंड थर्ड थिंग इज कि ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम है. तो एक्सपर्ट सिस्टम आर नॉलेज बेस्ड सिस्टम. ठीक है जी. क्यों है नॉलेज बेस्ड? क्योंकि ये एक्सपर्ट की नॉलेज के थ्रू सॉल्व करता है हमारी प्रॉब्लम्स को. दैट्स व्हाई ये नॉलेज बेस्ड है. तो आपको इसमें क्या क्या चीजें जो नोट आउट करनी है, बिल्कुल माइंड में रखनी है, वो क्या है कि ये ह्यूमन एक्सपर्ट है एक तरीके का. प्रॉब्लम्स किस तरीके की करता है ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तरह. दूसरा, किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. तीसरा, ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम है. तो ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है इसमें. नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट होगा एक्सपर्ट सिस्टम का, वो है हमारा कि हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम, अगर मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिसके थ्रू मैं आपको शो करूंगी कि मेरा एक्सपर्ट सिस्टम एग्जैक्टली वर्क किस तरीके से करता है. जैसे यूजर इंटरफेस, ये मेरा यूजर इंटरफेस है, यानी इसके थ्रू मेरा यूजर इंटरफेस करता है. ये मेरा यूजर है, मेरा यूजर इसके थ्रू यूजर को इसको इंटरफेस करता है, यूजर को इंटरफेस करता है. यूजर इंटरफेस किससे कनेक्ट होता है? इन्फेरेंस इंजन से कनेक्ट होता है यूजर इंटरफेस. ठीक है जी. एंड ये किससे कनेक्ट होता है? नॉलेज बेस से. ये किससे कनेक्ट होता है? नॉलेज बेस से कनेक्ट होता है. एंड यहां पर नॉलेज आती कहां से है? ये नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी जो होती है हमारी, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी, ये मेरा यूजर के पास जो नॉलेज जाती है वो यहां से जाती है. और इनके पास नॉलेज कहां से आती है? नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी में नॉलेज कहां से आती है? एक्सपर्ट्स के थ्रू और प्रोग्रामर्स के थ्रू. ठीक है जी. ये इन दोनों से इसके पास जो नॉलेज आती है. एंड इन्फेरेंस इंजन, ये मेरा इंटरैक्ट करता है यूजर के इंटरफेस से, यानी यहां से यूजर इंटरफेस करता है. इन्फेरेंस इंजन एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी होती है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है. यहाँ पे होती है हमारी एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी.
जो एक्सप्लेन करती है यूजर को, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, जो फाइनल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स कह सकते हैं हम, वो हमें एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी देता है। ठीक है जी। एंड ये हमारा जो कंप्लीट, अब मैं कहूं अगर कि मेरे एक्सपर्ट सिस्टम की जो एक फिगर है वो इस तरीके की होती है जहाँ पे वर्किंग शो की जाती है। इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं मेरे एक्सपर्ट सिस्टम के। वन बाय वन मैं सारे कंपोनेंट शो करूंगी कि पहले देखो बेटा, ये तो मेरा यूजर है, ये कौन है मेरा यूजर, ठीक है। अब ये जो मेरा यूजर है इसने किससे इंटरेक्ट किया, अब आप देखेंगे मैं आपको शो करूंगी सबसे पहले तो इन मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ये देखिए ये इसने किससे इंटरेक्ट किया, यूजर से इंटरेक्ट किया, यूजर इंटरफेस को। यूजर इंटरफेस ने यूजर ने जो डिमांड किया उसको इन्फरेंस इंजन तक पहुंचाया, यानी सर्च इंजन जो होता है, और इन्फरेंस इंजन के थ्रू मेरा जो कंटेंट है वो नॉलेज बेस में से कलेक्ट किया गया, उसने वहां से उसको कलेक्ट किया, और नॉलेज बेस के पास नॉलेज कहां से आई, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी के थ्रू आई। तो यहाँ पे हम जब नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी ने ये जो मेरी डेटा को दिया, अब नॉलेज बेस ने कहा वापस दोबारा डेटा गया इन्फेरेंस इंजन के पास, इन्फेरेंस इंजन ने किसको दिया डेटा, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी को दिया, इसको दिया डेटा। जो रिजल्ट है, रिजल्ट किसके पास आए, नॉलेज एक्विजिशन, सॉरी नॉलेज एक्विजिशन के जो रिजल्ट है नॉलेज बेस्ड जो आए इन्फेरेंस इंजन के पास, तो इन्फेरेंस इंजन ने किसको रिजल्ट्स दिए, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी को रिजल्ट दिए। एंड एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी ने किसके थ्रू अपने रिजल्ट्स को शो किया, यूजर इंटरफेस के थ्रू शो किया, ठीक है जी। एंड देन यूजर इंटरफेस ने एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी के थ्रू उसको शो किया, यूजर को शो किया रिजल्ट। तो ये मेरा कंप्लीट एक्सपर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अभी बताया। यूजर मेरा डिमांड करेगा, कोई भी क्वेरी जो यूजर चाहेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर चाहेगा, वो इस तरीके से आएगी जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिखवाऊंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स में यूजर इंटरफेस की। यूजर इंटरफेस के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या करता है, यूजर को इंटरफेस करता है। तो फटाफट से लिख लीजिए इसके बारे में, प्रोवाइड अ GUI, GUI मतलब समझते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थ्रू विच यूजर interact with the system, also provides results for the user problems, and it is provided by expert system, ठीक है जी। ये मेरा यूजर इंटरफेस है। इसके बाद है मेरा इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन क्या है, जो प्रोसेसिंग करता है, यूजर से डेटा लेता है और आगे प्रोसेस करता है। तो इट इज द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट, इट इज द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट of expert system, provides solution by taking help of knowledge base, उसके थ्रू ये उसकी हेल्प लेता है नॉलेज बेस की, फॉर यूजर प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारा नॉलेज बेस।
नॉलेज बेस बेसिकली मेंटेन करता है नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, मेंटेन्स knowledge of experts as a solution of problem. फॉर एग्जाम्पल हमारा गूगल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सारा जो नॉलेज होता है वो वहां से, वो सर्च इंजन है और वहां से हमें नॉलेज को एक्वाइज कराता है। एंड बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन पास्ट नॉलेज, बट कैन बी अपग्रेडेड। ये अपग्रेड करते रहते हैं इसको, अपग्रेडेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें नॉलेज इक्वेशन के बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे और हमारे जो प्रोग्रामर होंगे, वो मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि नॉलेज इक्वेशन फैसिलिटी है नॉलेज बेस के बाद, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी है, जिसमें जो नॉलेज होगी वो किसके थ्रू आएगी, एक्सपर्ट्स के थ्रू आएगी, सॉरी, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी। यहाँ पर जो नॉलेज आएगी वो किसके थ्रू आएगी, एक नॉलेज एक्वेशन फैसिलिटी में जो नॉलेज आएगी वो किसके थ्रू आएगी बेटा जी, यहाँ पे आएगी, इट इज यूज्ड टू एक्वायर knowledge of experts and arrange that knowledge in KB in systematic form. And it is created by knowledge engine. So it is created by knowledge engines. जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे ग्रामर एंड स्पेल चेक है वो इसका एग्जाम्पल है। एंड हमारे एक्सपर्ट्स, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सपर्ट्स एंड जो प्रोग्रामर हैं ये बेसिकली अपडेट करते हैं, अपडेटेड द कंटेंट ऑफ नॉलेज पोर्टल, ठीक है जी। ये मेरा कंपोनेंट्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। नेक्स्ट हम इसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। राइट डाउन दी बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम में अब हमें बताइए क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि प्रिजर्व करता है नॉलेज को, एक्सपर्ट्स के नॉलेज को, तो सबसे पहला बेनिफिट यही है हमारा। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, राइट डाउन, प्रिजर्व नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, ये ऑलवेज अवेलेबल है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। थर्ड, हेल्प करता है टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग में और गाइडेंस में, एंड गाइड टू novice
by the experts decisions and provide solutions. ये हमें solutions भी provide करता है, ये benefit बहुत बड़ा है इसका, solutions at very low cost, कि बहुत ही कम कीमत पे ये हमें solutions को provide करता है। ठीक है जी, तो ये benefits है इसके। अब हम बात करते हैं इसके limitations की, कि क्या limitations हैं इसकी। So write down the limitations of expert system। एक्सपर्ट सिस्टम की लिमिटेशंस की बात करेंगे हम अब। देखिए, सबसे पहला जो इसका लिमिटेशन है वो है हमारा कि फर्स्ट लिमिटेशंस की बात करें तो ये बहुत कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली। सेकेंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। देखिए, अगर मैं एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग की बात करूं तब ये बहुत कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली एट द टाइम टू डेवलप, वेरी कॉस्टली टू डेवलप। उसके बाद हम अगर मेंटेन करने की बात करें या हम अपनी रेगुलर की बात करें, रेगुलर मोड में आके, तो ये सस्ता पड़ता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ये महंगा पड़ता है एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये पास्ट नॉलेज के ऊपर ही हमें सॉल्यूशन दे सकता है, यानी प्रोवाइड सॉल्यूशन which is based on the past knowledge। ये चीज। फोर्थ चीज है कि यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारी जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट वो एक्सपर्ट, हमारे को एफर्ट्स जो है सारे एक्सपर्ट्स के थ्रू ही लेने पड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी इसकी माइनस पॉइंट है। सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम must require the efforts of experts। तो ये बेसिकली 4 लिमिटेशंस हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। क्या एप्लीकेशन है एक्सपर्ट सिस्टम का? एक्सपर्ट सिस्टम कहां कहां यूज होती है? सबसे पहले तो ये लीगल एक्सपर्ट। क्या है जी ये? लीगल एक्सपर्ट, जहां पे हमें लीगली मदद करती है, वहां पे सॉल्यूशंस के लिए मदद करती है। हेल्प फॉर सॉल्यूशन इन रेफरेंस फ्रॉम प्रीवियस जो केसेस होते हैं हमारे, वहां से। सेकंड, ये हमें मेडिकल एक्सपर्ट भी है हमारे लिए, ये मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम, वहां पर भी हमारे काम आते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, जहां हमारी एक्सट्रैक्ट नॉलेज की जाती है पास्ट हिस्ट्री से। थर्ड, ये ऑडिट एक्सपर्ट, यानी ऑडिट के लिए भी इसका यूज होता है, ऑडिट एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं। फोर्थ, मार्केटिंग एक्सपर्ट सिस्टम, जहां पे पास्ट हमारी जो बेस्ट मार्केटिंग जो होती है, वहां पे हमारे डिफरेंट पॉलिसीज, जो हमारी बेस्ट पॉलिसीज होती हैं, उनमें से जो हमारी डिफरेंट पॉलिसीज में जो बेस्ट पॉलिसीज की जाती हैं, वो हमें यहाँ से पता लगती है मार्केटिंग एक्सपर्ट सिस्टम से। ये हमें प्रोवाइड करता है डेटा, तो बेस्ट जो हमारा होता है वो हमें ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी, तो ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, हमारा थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। ऑफिस
ऑटोमेशन सिस्टम, OAS। ठीक है जी। अब इसके अंदर होता क्या है, इन OAS यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की, पेपर को क्रिएट करने की, हम कहें डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, मैसेजिंग, ईमेल, फैक्स, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, या फिर हमारा कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग्स, ये सभी चीजें हमारी OS के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जस्ट ऑफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे OAS में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम इन office there are different kind of activities like, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। सबसे पहली हम कहेंगे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, जिसके अंदर हमारी आती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एक्सेट्रा। इसके बाद है हमारी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इनको जब क्रिएट करते हैं उसके बाद मैनेज करना। थर्ड है हमारी मैसेजिंग। फोर्थ है हमारी एनालाइजिंग, एनालिसिस, कॉन्फ्रेंसिंग, जहां पे मीटिंग्स वगैरह के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, एनालिसिस में आप लिख सकते हैं सेल्स को जब एनालाइज करते हैं, वो हमारा एनालिसिस पार्ट होता है, एनालाइज का। ठीक है जी। तो ये मेरा ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर है। अब इसको बेसिकली जो कंप्लीटली फुलफिल करता है, हम छोटा सा एग्जांपल लें तो MS ऑफिस है। एग्जांपल में लिखना चाहें तो MS ऑफिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है जी, जिसके अंदर मेरे सारे इसकी जो एक्टिविटीज के रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाते हैं। तो MS ऑफिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ OAS। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंटेंट है इसके अंदर कि मेरा कंप्यूटर बेस्ड जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है वो क्या क्या करता है। राइट डाउन, राइट डाउन CBOAS, कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। राइट डाउन, कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है जी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला तो है इसमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS जिसे हम कहते हैं, टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। सेकंड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक, EDMS बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ जो लास्ट है इसमें वो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम।
ये 4 हमारे इसके अंदर आते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन सब कुछ बता रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा है टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। सो राइट डाउन टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये करता है हमारी जितनी भी लेटर्स, रिपोर्ट्स, हमारी जितनी भी जो क्रिएशंस हैं, एग्रीमेंट, डीड्स वगैरह, वो हमारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम में होती है। तो राइट डाउन, हमारा सबसे कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट है ओएस का, जो हमें क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंट मैनर में प्रोवाइड करता है। तो राइट डाउन द फर्स्ट कंटेंट, मोस्ट कॉमनली used component of OAS. It helps to create quality document efficiently. Helps to create letter, reports and agreement, deed, etc. ये हमारा सबसे जो सिंपल मैनर में आपको बताया है मैंने, टीपीएस क्या क्या करता है। हाईलाइट कर रही हूं मैं कंटेंट को, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए इसको। सबसे पहली चीज कि ये कॉमनली यूज्ड है। दूसरी चीज क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। तीसरी चीज क्रिएट करता है लेटर, रिपोर्ट्स वगैरह, एग्रीमेंट, ये मेरा टीपीएस करता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये हमें एफिशिएंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। रिमोट एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो हमें रिमोट, हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट जब मैनेज किया जाता है तो रिमोटली हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। फास्ट एक्सेस होता है, सिक्योर्ड होता है, अनऑथराइज्ड यूजर्स को वो एक्सेस नहीं करने देता। ये सभी इसमें हमारी चीजें आएंगी। सो राइट डाउन द फर्स्ट कंटेंट ऑफ EDMS, प्रोवाइड efficient document management so that it can be used in future as well. Provide remote access of document. Provide fast access of document, और हमें अनऑथराइज्ड पर्संस को एंट्री नहीं करने देता। तो डिनाई करता है एक्सेस ऑफ, डिनाई एक्सेस टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक है, सो बेसिकली ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई
सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। देन ये हमारा है EDMS। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा इसका कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, OS का हमारा नेक्स्ट कंटेंट। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी मैसेज कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे ईमेल, ठीक है जी, हमारा फैक्स या हमारे SMS, सॉरी SMS, हाँ, हमारे SMS और हमारा वॉइस मेल, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जब जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे मेरा मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जहां पे मैसेज जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होता है, वेयर मैसेज ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी, ये हमारा EMCS। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग and video conferencing। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, यहां पे अगर मैं कहूं कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अगर आपने किया हो स्काइप के थ्रू, स्काइप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी एक साथ हम अटैच होके बात कर सकते हैं स्काइप के थ्रू। बहुत अच्छा एग्जांपल है स्काइप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का। हमारी जितनी एक कॉमन प्लेस पे स्काइप के थ्रू हम कर सकते हैं। सो अगर कोई पर्सन सपोज कीजिए एक US में है, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है, ठीक है, और एक चेन्नई में है, और इन सबको बात करनी है एक साथ, तो वो स्काइप के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑल्सो वेरी गुड कम्युनिकेशन, हमारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आता है, ठीक है। एंड इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर हम कहें तो वेबकैम्स के थ्रू हम गूगल पे चैट करते हैं। सो दिस आर द गुड पार्ट, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सपोज कीजिए हम अगर गूगल से चैट करते हैं, गूगल चैट है हमारी, सो यहाँ पे हम वेबकैम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।